बच्चों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में उनका ये सेकंड पेपर है और अगर आप इसे एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो अलग से फोल्डर बना दिया गया है। इसमें भी मेरे भाई आपकी टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से तीसरी या चौथी ये यूनिट होगी डी ब्लॉक मेरे भाई। इसके अंदर 2 सेक्शन है, एक आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसे हम लोग 3D सीरीज कहते हैं, एक आपकी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसे हम लोग 4D और 5D कहा करेंगे मेरे भाई। ठीक है, सब कुछ आपने 11th से 12th में पढ़ रखा। बच्चे परेशान हो रहे थे, सर जी मेरे पेपर आ रहे 17 नवंबर से पेपर है, कैसे होगा क्या होगा। तो मेरे भाई अभी हमने 6 PDF बना ली हैं, 3 से 4 यूनिट हम आपकी अभी खत्म कर देंगे और बचा हुआ इंतजाम कल से लेके परसों तक खत्म कर देंगे। यानी 3 से 4 दिन के अंदर आपको इसकी सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद जो अपना दूसरा वाला जो पहला पेपर चल रहा है यानी फर्स्ट पेपर चल रहा है, उसके अंदर भी हम लोग 5वीं यूनिट लगभग खत्म कर चुके हैं। अभी 2 जो वीडियो रह गई थी एंथ्रासीन वगैरह वो भी हमने बना दी है, वो भी पढ़ जाएंगी। यानी मान के चलो लगभग अक्टूबर के खत्म होने तक आपकी 5th सेमेस्टर की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। पेपर एनालिसिस हम बहुत जल्द आपके लिए ले आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपका सेकंड पेपर है, लेकिन डरने की कतई जरूरत नहीं है। लोग सोच रहे हैं सर जी तीसरी यूनिट से शुरू कर दिया, चौथी से शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक पूरी यूनिट मेरे पास पहले से शूट है, उसे डाल देंगे सर। ठीक है, उसका 3D अभी हम बनाए दे रहे हैं, 4D हम बनाए देंगे, 5D बनाई देंगे। आपके में लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, इस तरीके की चीजें, इन सबको हम लोग 1 to 1 करके कवर कर लेंगे और बहुत ही आराम से हम लोग अक्टूबर के खत्म होने तक आपकी केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। चलिए सर शुरू करते हैं इस वीडियो को। हालांकि लाइट चली गई है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बोर्ड को चलाते हैं इन्वर्टर से और इस क्लास को शुरू करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई। बहुत आसान है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ। बताओ भैया कितने, जो पूरी अपनी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल होती है उसे कितने ब्लॉक में डिवाइड करा गया? 4 ब्लॉक में। बताओ कौन कौन से? S P D F, S P D F, S P, बोलो संग में, तुम लोग डी बोलो, हम बोलेंगे S P। 4 ब्लॉक में बांटा गया। बताओ इधर वाले क्या कहलाते हैं? S, इधर वाले क्या कहलाते हैं? P। S और P के बीच में कौन होता है? D। और नीचे भैया कौन बचे हुए पड़े होते हैं? F। तो S और P वाले भी आपके कोर्स में मेरे भाई पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। S P D F सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। S P D F, S P D F, S P D F, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं D ऑर्बिटल। इन्हीं को हम लोग कहा करते थे संक्रमण तत्व। यहां पर हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे मेरे भाई। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया? संक्रमण तत्व। संक्रमण का मतलब बीमार तत्व। कुछ भी ऑक्सीकरण संख्या दिखाएंगे, कुछ भी संयोजकता दिखाएंगे, कलर वाले यौगिक देंगे, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट भी बन जाएंगे। यानी ओवरऑल ये बड़ा बिगड़े हुए तत्व हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। ठीक, उसके बाद मेरा एक डायलॉग याद कर लो, अरे जो जिसमें जाएगा वो उसी का हो जाएगा। क्या मतलब? अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है तो वो S ब्लॉक का है, P में जा रहा है तो वो P ब्लॉक का है, D में जा रहा है तो वो D ब्लॉक का, और F में जा रहा है तो वो F ब्लॉक का। यानी कोई कहे बताओ डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? तो भैया ऐसे एलिमेंट जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बात खत्म हो गई, इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा बेस सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंस? बेस सब्सटेंसेस जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली, बड़ी बड़ी वीडियोस ये आपको मिलेंगी। जो भी पूरा सेकंड पेपर है ये मान के चलो हम कम से कम आपको 12 से 13 वीडियो बना के देंगे और बेहतरीन वैल्यूएबल कंटेंट होगा। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा हाँ कुछ आपने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर से। ठीक है, और प्लस थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपको दिखाई देगा जो पिछले 12 सालों का आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बेस सब्सटेंसेस जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? डी ऑर्बिटल में। हमने क्या कहा? जो जिसमें जाएगा वो उसी का हो जाएगा। यानी जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है उन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर कहते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में इन्हें S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में रखा गया। इनकी कितनी सीरीज है मेरे भाई? टोटल 4 सीरीज है, लेकिन हम लोग कौन सी पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसे हम लोग कहते हैं 3D वाली। सर जी ये 3D क्या चिल्ला रहे हो यार, बताओ थोड़ा सा। तो जब हम लोग भैया 11वें क्लास में थे तो याद करो हम लोग ऐसे करके भैया कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास बनाया करते थे गाना गा के। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। आबाऊ का नियम सुना था मेरे भाई। तो जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? डी ब्लॉक का तत्व या फिर 3D सीरीज वाला वो कहलाएगा। हालांकि पीरियोडिक टेबल कहती थी S और P के बीच में D होना चाहिए, तो हम लोग ऐसे करके बनाते थे भैया 3D बीच में लिख देते थे, 4S आखिरी में लिख के D को भर दिया करते थे। सबने पढ़ा होगा, फाइनल ईयर में हो यार, अब तो तुम लोगों को पढ़ाने लगे होगे, बच्चों को पढ़ाते होगे तुम लोग, तो इतना आपने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो सर। ठीक है,
तो इस तरीके से जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता था वो सारे के सारे कहलाते थे 3D वाले मेरे भाई। ठीक, तो अब यहां ध्यान से समझो, स्कैंडियम से लेके जिंक तक सब लोगों को याद होना चाहिए। बीएससी कर रहा हूं मेरे भाई, लोग कहते नहीं कि अरे इतना पढ़ लो काम चल जाएगा। अरे क्यों काम चल जाएगा भाई? अगर हमने इतना पढ़ा होता तो आज मेरा काम नहीं चल रहा होता, ना हम आपका काम चला पाते। तो काम नहीं चलाना है, पढ़ना है, अघा के पढ़ना है। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं आप इतनी सारी वीडियोस बनाते हो, टाइम कम मिलता है। अरे भैया टाइम निकाला जाता है, मिलता थोड़ी है। हमारी बुआ चाचा रिश्तेदारी सब खत्म है, यहीं पढ़े रहते कोचिंग में। समय सन्नाटा है, ना कोई बच्चा है, ना कोई ऑफिस का मेंबर, कुछ नहीं है। समय कतई गेटेड बंद है, अंधाधुंध मचे हुए, लाइट भी नहीं आ रही तब भी मचे हुए। मोहल्ले वाले सोचते हैं पागल आगल है, पता नहीं, खाली अंदर से आवाज आती रहती है। मेरे भाई अभी तुम सोच लो, एक टाइम आएगा फिर तुम सोचते रह जाओगे। बात खत्म है, इतना ही करना है, दूसरे से मतलब नहीं रखना भाई। तो देखो कौन कौन से कतई जबान पे होने चाहिए 30 तक, और केवल ये नहीं, बचे हुए 4D 5D सब जबान पे होने चाहिए। तो बताओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक भैया, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विन्यास कैसे बनाओगे बताओ? आओ गाना गाओ। अरे बने S2, मान लिया हम लोग बना रहे 23 का। अरे बने S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4S2। नहीं भैया, जब D वाला तो 3D छोड़ा 4S2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 कितने हो गए 23। ऐसे करके भैया विन्यास बनता है। उसके बाद क्रोमियम और कॉपर में भैया बाहर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब में होते हैं 2। तो देखो कैसे भैया, ये है क्रोमियम और ये है कॉपर। क्रोमियम कॉपर के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 1। बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 1। बाकी सबके कितने? 2 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे मेरे भाई। तो केवल एक गाना याद कर लो। अरे बन्ने S2, 2S। सर जी ज्यादा पियो मत यार। तो उम्मीद करते हैं आपको पता है, तो इतना ज्यादा पीने की आवश्यकता है नहीं सर। ठीक है, उसके बाद अब इसकी जो तो पहली प्रॉपर्टी हो गई भाई, पहली प्रॉपर्टी हमने विन्यास बना के दिखा दिया, कॉन्फ़िगरेशन उसका बना के दिखा दिया। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है मेरे भाई कैटालिटिक प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग चपरासी का, सिपाही का, मतलब छोटे लेवल के पेपर दोगे जाके, यहाँ तक कि पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी है। अब आप क्या ही दोगे, आप तो फाइनल ईयर में लोग, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करें, जो बेसिक लेवल की साइंस आती है, वहां पे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उत्प्रेरकीय गुण कौन प्रदर्शित करते हैं। आप कोई रिएक्शन देख लेना, आपने हैवर विधि पढ़ी है, N2+3S2 रिवर्सिबल 2NH3, ऊपर कौन लिखा होता है? Fe और MO। Fe भी डी ब्लॉक का है, MO भी डी ब्लॉक का है। यानी ओवरऑल जितने भी उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक समझते हो जो क्रिया को कराते हैं, जीजा मौसा टाइप लोग। बारात करनी है हमें या आपको बारात करनी है, हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोग पढ़े हुए जाते हैं, अभी हमें पढ़ना है, करियर बनाना, ये है वो है। मौसा है बेटा, ऐसा है, बारातें होती नहीं, बाद में कर लो। अब मौसा को खुद को थोड़ी मतलब है, कोई तो खाएंगे पियेंगे किनारे हो लेंगे, लेकिन वो उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक को भी मतलब कुछ नहीं होता रिएक्शन से, क्रिया में भाग नहीं लेता उत्प्रेरक, खाली फुरेरी लगाने आता, करवा के बढ़ा के या कम करके चला गया, या और जरूरी नहीं बढ़ाए, कम भी कर देता। भाई तुमने कहा हम जो है एक स्टार्टअप शुरू करेंगे और स्टार्टअप में हम क्या करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। अब मौसा है, तुम्हारे मौसा ने कर पाया कभी, तुम्हारे बाप ने कर पाया कभी, अब तुम्हें डिक्रीज करके चल, उनका खुद कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे मौसा, जीजा, फूफा टाइप लोगों को इग्नोर करो। अगर वो क्या कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरणा है मेरे भाई, नहीं घटा रहा है, इंटेंसिटी को बढ़ाने आए, तब भी हवा में नहीं आना है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि भैया ये क्या कह रहे हैं और हम क्या। अगर दोनों कोऑर्डिनेट कर रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो भैया जाने दो, फिर तेरे दिल में अगर शक है तो फिर जाने दे, समझ गए। तो इस तरीके से तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये लोग शो करते हैं, क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। जिंक का नंबर 30 होता है, आंशिक रूप से नहीं भरा होता, पूरा भरा होता, तो वो भैया डी ब्लॉक की तरह बिहेव ही नहीं करता है। जिनके ऑर्बिटल पूरे भरे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं, बाबा आदमी है, बोले हम ना कलर दिखाएंगे ना हम किसी की मदद करेंगे, बीन बजाओ जाके, बाकी लोग दिखाएंगे मेरे भाई। तो क्या लिखा है, सबसे अधिक कैटालिटिक प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही शो करते हैं। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक रिमार्केबल कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। कुछ हमने यहाँ पर रिएक्शंस लिख दी हैं, जरूरी नहीं आप इतनी लिखो। जैसे 2SO2 + O2SO3 बना, देखो Pt प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम कौन सा है मेरे भाई? डी ब्लॉक है। बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन, आपको पता ही है, प्लेटिनम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एथीन से एथेन वाला निकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप बाकी तो ठीक है, रिएक्शन आप देख लोगे, लेकिन ये जो निकल लिखा हुआ है, प्लेटिनम लिखा हुआ है, प्लेटिनम लिखा हुआ है, ये सब क्या है? ये सारे डी ब्लॉक वाले। तो जितने भी उत्प्रेरक होते हैं, ज्यादातर जो रिएक्शन को कराते हैं, वो डी ब्लॉक वाले ही होते हैं मेरे भाई, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इनके पास फ्री बैलेंसीज और एक्टिव सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। जिसके पास खाली जगह है वही उत्प्रेरक का काम करेगा, नेता आदमी नहीं। बोले हमारा वो क्या नाम, फार्म हाउस खाली पड़ा, आओ वहां बैठ के बात करते हैं। उन्हें बुला लिया पार्टी को, उन्हें बुला लिया, बोला ऐसा है कितने रुपए दोगे? बोले 15 लाख। हाँ भैया पार्टी करी 10 लाख दे पाएंगे, 5 लाख बीच में खुद खा गए। ये तो नेतागिरी वाला मामला। यहाँ पे नेतागिरी वाला मामला नहीं है, यहाँ पे क्या एक्टिव सेंटर है, बाबा आदमी, समाज सुधारक वाले। हमारे जगह खाली आके दोनों लोग, पुरानी पिक्चर में दिखाया जाता है जितेंद्र टाइप लोग, कि भैया प्रधान जी के पास चलो, आके बैठे, उन्होंने बातचीत सुलझवा दी, हमें कोई मतलब नहीं, तुम लोगों की आपस की बात है, बातचीत करो और
जाओ। उसी तरीके से इन लोगों के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए बैक एंड सेंटर होते हैं, उनमें आके लोग बैठेंगे, फिट होंगे, रिएक्शन होगी, उसके बाद ये कहेंगे जाओ भैया हम फ्री हो गए, सीधी बात है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनके पास फुल वैलेंसीज प्रेजेंट होती है जिनमें किसी मेटल की सरफेस से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, रिएक्शन हो जाता है, और जैसे ही रिएक्शन होता है प्रोडक्ट का जैसे ही फॉर्मेशन होता है वैसे ही मेरे भाई कैटालिस्ट अलग हो जाता है। ठीक है भाई, तो उत्प्रेरक का काम क्या है? लोगों को बुलाएगा, अपनी सरफेस पे इकट्ठा करेगा। हम भी उत्प्रेरक हैं देखा जाए तो, जैसे हम उत्प्रेरक हैं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है बी डिकेडियन। क्या है? बी डिकेडियन, फील इंडियन, लोग बोलते हैं डाइन, चुड़ाए लो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बी हैशटैग आप देखना इंस्टाग्राम पे डाल के, वहां पे बी डिकेडियन तो आता ही है, बी डिके डाइन भी आता है, क्योंकि कईयों को पता नहीं उन्होंने डाइन चला दिया, पता डाइन चुड़ाए लो, मचलना ना तुम। मम्मी हमारी कहती क्या नाम रखा तुमने, डाइन और चुड़ायल करके। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि हम भी उत्प्रेरक हैं। बी डिकेडियन एक प्लेटफॉर्म है, हम उत्प्रेरक हैं, आप अभिकारक हो। अभिकारक का मतलब क्या? आप आए हो इस सरफेस पे इकट्ठे हुए, अभी यहाँ पे देख रहे हो इस वीडियो को, जहां भी देख रहे हो आप, एप्लीकेशन पे, चैनल पे, जहां भी देख रहे हो। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही उत्पाद का निर्माण होगा, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही आप क्या करोगे? यहाँ से मुक्त हो जाओगे, हम भी फ्री हो जाएंगे, फिर हम दूसरे लोगों को इकट्ठा करने के लिए मेरे भाई एक्टिव यानी सक्रिय हो जाएंगे। इसी तरीके से सारी चीजें चलती है मेरे भाई। ठीक है, चलो उसके बाद जैसे जिंक है, अभी हमने आपको बताया, कैडमियम है, Hg है, जो लोग चक्कर नहीं पड़ते, इनके पास पूरे ऑर्बिटल भरे होते हैं डी वाले, जो कहते हैं ना तो हम कलर दिखाएंगे ना कैटालिटिक प्रॉपर्टी, हम कुछ शो नहीं कर पाएंगे, तुम्हें करना है तुम करो जाके, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। हर खानदान में 2-4 होते हैं रागी है, पढ़े हुए हैं, हमें मतलब नहीं है, तुम्हें बाहर पेंट करवाना है करवाओ जाके, कहते नहीं मतलब 4 भैया हैं 5 भैया हैं, अब लड़ाई हो रही, 3 आदमी कह रहे कि ऐसा है, बाकी सब तो बहुत बढ़िया, बाहर टाइल लगवाएंगे पूरे मोहल्ले में, अब एक आदमी का हमें मतलब नहीं, फिर वो बेचारा पड़ा इस चक्कर, फिर कोई कुछ नहीं कर पाता। तो ये वाली चीजें भी हो जाती हैं सर। ठीक है, चलो उसके बाद आपने देखा, उसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? अंतरा आणविक यौगिक कह सकते हो, खाली जगह बीच में होगी, लोग आएंगे फिट हो जाएंगे। हाइड्रोजन फिट हो गया हाइड्राइड कहलाएगा, बोरान फिट हो गया बोराइड कहलाएगा, कार्बन फिट हो गया कार्बाइड कहलाएगा, ऑक्सीजन फिट हो गया ऑक्साइड कहलाएगा। इस तरीके से इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जब किसी ट्रांजिशन मेटल एटम का साइज पर्याप्त रूप से बड़ा होता है तो इनमें क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस में, यानी इनका जो क्रिस्टल बना हुआ उसमें बहुत सारा गैप होता है, उस गैप में छोटे छोटे मॉलिक्यूल आकर फिट हो जाते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये लोग आकर फिट हो जाते हैं मेरे भाई, इन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। जैसे अगर कार्बन आके जुड़ा तो मेटल कार्बाइड कहलाएगा, हाइड्रोजन जुड़ा तो भैया हाइड्राइड कहलाएगा, ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्साइड कहलाएगा, नाइट्रोजन जुड़ा तो नाइट्राइड कहलाएगा मेरे भाई। इस तरीके से ये सब क्या है? ये डी ब्लॉक वाले लोग हैं, इनके बीच में जो छोटे छोटे लोग आकर फिट हो गए हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं इसे, जो बीच की खाली जगह होती है, इसलिए इन कंपाउंड्स को कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी प्रिपरेशन की बात करिए कैसे बनते हैं, तो लो बहुत सरल है भैया, मेटल की क्रिया करा दो, कार्बन से, हाइड्रोजन से, बोरान से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, बन जाएंगे मेरे भाई। देखो इस तरीके से बना दिया, जैसे हमने लिखा मेटल और एलिमेंट्स के बीच कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, मेटल CHON का रेशियो एक निश्चित होता है, ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, मेटल की सरफेस पर एक चमक होती है, इस तरीके की चीजें यहां पर लिख दी हैं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग बदल बदल के दिखाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, ये तो जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, जैसे मेरे भाई आपने तो PDF आपको मिल ही जाएगी, आपने देखा CuCl2 है मेरे भाई, तो CuCl2 में बताओ Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है मेरे भाई। ऐसे हम कहते हैं CuCl तो केवल +1 है मेरे भाई। ठीक है, हम कहते हैं FeCl2 है, हम कहते हैं FeCl3 है, तो इसमें Fe की 2 ऑक्सीकरण संख्या, इसमें 3 है। तो ये लोग अलग अलग तरीके की ऑक्सीकरण संख्या दिखाते रहते हैं, नाम ही उनका बीमार तत्व है, संक्रमण तत्व है मेरे भाई। तो यहां पे लिखा हुआ सभी ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब चेंज होने वाली ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 d1 to 10, d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। NH2 होता है, NH2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो आराम से दे देते हैं बाहर वाले, तो नॉर्मल इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +2 होती है, लेकिन ये +3 +1 +5 +6 +7 सब ऑक्सीकरण संख्या, ये OS लिखा हुआ ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं मेरे भाई। ये देखो इतनी सारी ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, स्कैंडियम +3 दिखाता है, टाइटेनियम +2 +3 +4 सब दिखाता है, D3 +5 तक दिखाता है। तो ये हमने पूरी यहाँ पर एक टेबल बना दी है, इसे आप देख लेना कौन सा कितनी दिखाता है, क्यों दिखाता है ये भी बताया जा रहा है कि भैया स्कैंडियम का नंबर कितना होता है? स्कैंडियम का नंबर होता है 21, ध्यान से समझना, स्कैंडियम का नंबर 21 होता है। अगर ये 3 दे देंगे तो भैया कितने हो जाएंगे? 18, और 18 का मतलब होता है आर्गन। आर्गन अक्रिय गैस है। स्कैंडियम जैसे अगर हम कहें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये भी आपके कोर्स में अक्रिय गैस है, इसे भी कराएंगे। तो जितनी भी अक्रिय गैस होती है वो ना तो लेती हैं ना देती हैं, बाबा हैं,
तो भैया हर आदमी चाहता हम बाबा हो जाए, हर आदमी कहता हम भैया सुकून ढूंढ रहा है, अब काम बहुत कर लिया, आप सुकून से लेटेंगे, ऐसा है नहीं। जैसे मेरा खुद का ही रिटायरमेंट प्लान 35 साल का, हम किसी से कह रहे थे अभी मेरी एज 38 साल है, 38 साल कह रहे हैं सर जी, कुछ लोग कहेंगे सर जी जानबूझ के बात निकल, अरे भैया 28 साल एज है। अगर हम मतलब अगर हम किसी से कहते हैं मेरी एज 28 साल, लोग मानते नहीं, अरे आपकी एज 35 साल हो गई। अबे मेरे भाई जब हम 12th में थे तब से पढ़ा रहे हैं, 12 साल में पढ़ाते हो गए। और कभी कभी ऐसा होता है, हम कह नहीं रहे कि इतना ज्यादा काम कर लिया कि मतलब टाइम ही नहीं है, मचे पड़े अंधाधुन तरीके से। अब तो तब भी हमने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया, वरना कुछ भी दिन भर खाना नहीं खाया, कभी गए समोसे मंगा लिए खा लिया, और इस तरीके से मेरे भाई धीरे धीरे करके जो है चीजें भुगतती चली गई, बैक में दिक्कत हो गई, बहुत सारी समस्याएं हो गई। लेकिन फिलहाल अब हमने वजन भी कम कराया और धीरे धीरे और कोशिश कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी सर, ठीक है। अपना गाना भी आने को है, लेकिन जो लोग बना रहे हैं एक्चुअल में उनके पिताजी की तबीयत नहीं ठीक है, तो जल्दी आ जाएगा। तो ये हर आदमी बाबा बनना चाहता है, तो इसी तरीके से जो स्कैंडियम है वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन देके अपने 18 बना लेता है। ये देखो स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इनके कितने रह जाएंगे मेरे भाई, 19 नहीं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे। पहले तो यहाँ तो आप 21 ही लिखना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे तो आप 21 ही लिखना, क्योंकि नंबर थोड़ी कम हो जाएगा। 3 दे दिए, इसका थोड़ी नंबर कम हो गए। अगर मान लिया मेरे पास, हम मान लिया 1 करोड़ के मालिक हैं, किसी को मान लिया दे दें 5 लाख रुपए उधार, तो हम मालिक तो 1 ही करोड़ क्या तो दे रखा है हमने, खाली से जुड़े हुए हैं हम, खाली से इसका थोड़ी मेरा पैसा नहीं है वो। तो इस तरीके से ये अपने डी से 1 एस से 1 दे देता और सिर्फ आर्गन बचता है, तो ये एक इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन पा लेता है और खुश हो जाता है, ठीक है। जिंक केवल 2 ही देता है, क्यों? क्योंकि भैया जेडन के बाहरी कोश में कितना डी उनका भरा हुआ, वो क्यों चक्कर पड़ेंगे यार। ये देखो कहां गया विन्यास, ये लो यहाँ होएगा, यहीं कहीं होएगा विन्यास, जे आ गया जे आ गया जे आ गया। जिंक के बाहरी कितना 3d10 4s2, 2 दे देगा, डी पूरे 10 भरे हुए, क्यों चक्कर पड़े, कहता भैया 2 ही दे पाएंगे, देखो सीधी सी बात है। तो इस तरीके से ये लोग अपनी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद प्रीफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? किसी मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की क्षण को उसी के विलयन में डुबोते हैं तो जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी उसका मान मेरे भाई, उसकी जो स्टेट है वो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी कि वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को वो ग्रहण करेगा। जैसे Cu अगर 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1, 2 देता है तो ऑक्सीकरण संख्या 2, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 5.4 है, बहुत ज्यादा है। इसके लिए 0.34 ही है, कम है मेरे भाई। तो अब +2 के लिए वैल्यू कम है तो यही वाली स्टेबल होगी, यानी नॉर्मल कंडीशन में ये +2 की ऑक्सीकरण संख्या देगा भाई, ठीक है। कलर की बात करें तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल है ज्यादातर वो कलर देंगे, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं तो आराम से कलर देते हैं। जिनके डी भरे हुए हैं वो कलर वगैरह नहीं देते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखो जिंक का पूरा भरा होता है, कलरलेस है। Cu 1 पॉजिटिव पूरा भरा होता है, कलरलेस है। लेकिन डबल पॉजिटिव में भैया 9 होते हैं तो ब्लू कलर देता है, ठीक है। ऐसे ही निकल ग्रीन कलर देता है, पिंक ग्रीन, पिंक येलो, वायलेट वायलेट ग्रीन, पर्पल और कलरलेस। स्कैंडियम के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव का मतलब क्या बताओ? स्कैंडियम के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव का मतलब है कि भैया इनके पास 18 रह गया। 18 का मतलब अक्रिय गैस हो गई, आर्गन हो गई, ना लेगा ना देगा, तो ये भी कलरलेस है मेरे भाई। इस तरीके से ये ज्यादातर लोग जितने भी होते हैं ये सारे के सारे कलर शो करते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर है थ्योरी ऑफ कलर। अब ये थ्योरी ऑफ कलर क्या है भैया? तो थ्योरी ऑफ कलर का मतलब ये है कि अब कैसे कलर दे रहे हैं ये बताना पड़ेगा। तो कलर हम लोगों को दिखाई कैसे देता है? हम लोगों की आंख की रेटिना है, प्रकाश आता है, टकराता है, हमारी आंख की रेटिना पे जाता है और जब आंख की रेटिना पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। यही हमने लिखा है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो ऑब्जेक्ट लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ उससे मतलब जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, मान पेन देख रहे तो पेन पे लाइट पड़ी, कुछ तो इसमें चली गई, कुछ टकरा के भैया वापस आ जाती है। जब यह रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख की रेटिना पे पहुंचती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है ये हम आपको बता दे रहे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि उसमें चुंबकीय गुण है। चुंबकीय गुण मतलब क्या? डायामैग्नेटिक हो सकता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इस तरीके के गुण पाए जाते हैं। तो हमने लिखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 डाई मतलब जोड़ा। तो भैया जिसमें जोड़े में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बे मटेरियल जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जोड़े में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने 11वें 12वें में पढ़ा है, फिर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तथा इन्हें किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये वीकली रिपेल होते हैं। जब इन्हें किसी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाएंगे और इन्हें हम लोग कहेंगे मेरे भाई डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स और इनकी प्रॉपर्टी को डायामैग्नेटिक कहते हैं और इन मटेरियल्स को कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। जैसे स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव है, अभी बताया 21 नंबर है, 3 दे देंगे, 18 बचेंगे। 18 का मतलब सब इलेक्ट्रॉन जोड़े में ना लेंगे ना देंगे, डायामैग्नेटिक है मेरे भाई, ठीक है। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? बिना जोड़े
जोड़े के होंगे भैया, सीधी सी बात है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, वो वाले रिपेल हो रहे थे, प्रतिकर्षित हो रहे थे, ये वाला थोड़ा सा आकर्षित हो जाएंगे और इस तरीके से कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक क्या है? फेरोमैग्नेटिक क्या, इनमें कुछ विशेष संरचनाएं होंगी जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं। हालांकि जब इन्हें बहुत गर्म करते हैं तो इनकी ये संरचनाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इन्हें हम लोग मेरे भाई डोमेन कह देते हैं स्ट्रक्चर्स को, और ये कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिज्म मेरे भाई। ठीक है, चलो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो हम आपको आज ये मैं क्लास पढ़ा रहा था थर्ड सेमेस्टर वालों को, आपको भी बता देते हैं कि भैया परमाणु, दुनिया में सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है, और एटम का ही सारा खेल है। वो कहते नहीं है, हिम्मत की बाधा लांघो, हिम्मत की सीमा लांघो तो जगत जगत जयकारा होगा। ध्यान से सुनना, हिम्मत की बाधा लांघो, हिम्मत की सीमा लागो तो जगत जगत तो जगत जगत जयकारा होगा। एक बार फिर से बोलते हैं, कुछ लोग कहेंगे अरे सर जी कहां बीच में क्लास। हिम्मत की बाधा लांघो तो जगत जगत जयकारा होगा, और दिल टूटे या एटम टूटे इस जग में उजियारा होगा। जब परमाणु विखंडन होता है तो ऊर्जा निकलती है, तो लोग बिजली बनाते हैं उससे उजियारा होता है। दिल भी टूट जाए तो परेशान नहीं होना है, बल्कि लगे रहना है, मेहनत करना है, और इतनी मेहनत करना है कि इस पूरे जग को रोशन करना। आतंकवादी नहीं बन जाना मेरे भाई, ये तरीका होता है। उस एनर्जी आपके पास है, अब उसे आप पॉजिटिवली यूज कर रहे हो या निगेटिवली, वो आपका काम है भाई। तो जब होता क्या है, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, प्लस अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो जब वो चारों तरफ घूमता है मेरे भाई, तो उसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और अपनी एक्सिस पे भी घूमता है मेरे भाई, तो उसे कहते हैं स्पिन मोशन। क्या कहते हैं? स्पिन मोशन कहते हैं उसे हम लोग। तो इस तरीके से मेरे भाई लगातार वो चक्कर लगाता रहता है। उसमें दो मोशन होते हैं। पहला हमने लिखा स्पिन मोशन, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूमता है, या तो सीधा घूमता है या उल्टा घूमता है, इसे हम लोग स्पिन मोशन कहते हैं। और मेरे भाई स्पिन मोशन के लिए जो स्पिन मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग म्यू एस से लिखेंगे। म्यू एस बराबर फार्मूला होता है जीएस अंडर रूट एस एस प्लस 1 इंटू बीएम। बीएम होता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन, ये मास को नापने की एक तरीके से यूनिट है मेरे भाई। ठीक है, एक बीएम का मान EH/4πmc होता है। सब कुछ डिटेलिंग हमने यहाँ पे करी हुई है कि भैया बीएम क्या, बोहर्स मैग्नेट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, सबने सुना, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सब कुछ आपको पता है। फिर दूसरा क्या है, ऑर्बिटल मोशन। अपनी जगह पे तो घूम ही रहा है एक्सिस पे वो, लेकिन चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा ना, तो उससे ऑर्बिटल मोशन होगा, उसे म्यू एल से लिख देंगे। तो म्यू एल बराबर GL LL + 1 इंटू बीएम हो जाएगा सेम। तो भैया इस तरीके से मैग्नेटिक नेचर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, चुंबकीय गुण क्यों आ रहा है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, मतलब डाया, पैरा, फेरो, जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, चारों तरफ भी घूम रहा है। तो स्पिन मोशन हो रहा है और ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। दोनों को मेरे भाई मिला देंगे, दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, म्यू जे बराबर म्यू एस प्लस एल। आपने पढ़ रखा है थर्ड सेमेस्टर में एलएस कपलिंग, सुना एलएस कपलिंग? तो एलएस कपलिंग क्या होती थी, एक म्यू जे होता था, एक म्यू एल होता था, दोनों को मिला देते थे, तो इस तरीके से बन जाता था म्यू जे। जे फॉर क्या होता था, टोटल क्वांटम नंबर मेरे भाई। ठीक है, जीएस का मान कितना होता है, 2.0023 होता है, जीएल का मान लगभग 1.00 समथिंग होता है। तो इस तरीके से मेरे भाई म्यू जे बराबर जीजे अंडर रूट जे जे प्लस 1 इंटू बीएम। तो यानी हमने सरल भाषा में कहा कि भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का दो तरीके से मोशन हो रहा है। दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्यू जे की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे सर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फॉल 3D इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी 3D मेटल एटम में डी इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन 0 होता है। 3D वाले में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन नहीं करते हैं, तो इसके लिए म्यू एल की वैल्यू 0 होती है। तो म्यू एस का मान लगभग म्यू जे के बराबर हो जाता है। तो यहां रख देंगे, तो म्यू बराबर आ जाएगा जीएस, उसे म्यू जे कहो या म्यू कहो, एक ही बात है सर। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन निकल के आती है इसे स्पिन ऑनली फार्मूला कहते हैं, क्योंकि 3D के लिए ऑर्बिटल 0 है, इसका मतलब सिर्फ स्पिन है, ऑनली स्पिन है, इसलिए इस फार्मूले को स्पिन ऑनली फार्मूला कह देते हैं। इसमें मान आप रख दो 1 2 3 4 अलग अलग मान रखोगे तो मान हल होके आएगा बीएम के टर्म में। इस तरीके से हम लोग मान निकाल सकते हैं। फिर ये लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स समझते हो, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कठिन। जैसे यहां पर ये हॉल है, हम क्या करें, इतना बड़ा तो नहीं मान लिया, लेकिन मान लिया 50 फीट है ये, तो 50 फीट में क्या कर सकते हैं हम लोग, 10-10 फीट की 5 दुकानें इधर बना दें, 5 इधर, और बीच में एक गैलरी दे दें। 10 दुकानें हमने बना दी। जैसे ही 10 दुकानें हमने बनाई तो बाहर लिख दिया बी डिग्रेडेड कॉम्प्लेक्स। 10 इस पे बना दी, 10 इसके ऊपर बना दी, 10 उसके ऊपर बना दी, 10 उसके नीचे, 10 उसके नीचे, मान लिया 5 फ्लोर पे बना दी। तो अब क्या करोगे, कितनी 50 दुकानें बन गई, बी डिग्रेडेड कॉम्प्लेक्स हो गया। और 50 नहीं बनाई, एक पे बना दी, तो भैया बी डिग्रेडेड कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत सारी चीजों का जुड़ना आपस में। तो ट्रांजिशन मेटल हाई चार्ज होते हैं, चार्ज डेंसिटी रखते हैं, वैकेंट इनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, और इस चक्कर में ये लिगैंड के द्वारा, आपने सुन रखा है छोटे क्लास में IUPAC बोलते थे जिसे हम लोग, कि एक सिंपल आयन होता था, एक CMA होता था। याद दिलाते हैं यार हम तुम्हें थोड़ा सा, तुम लोग जो है भैया हमारे यहाँ जामबंद काम करेंगे। जामबंद क्या करते थे, शक्तियों को याद दिलाते, K4
FeCN का होल ऑफ 6 मेरे भाई। ये क्या होता था बाहर वाला, ये होता था सिंपल आयन। ये क्या होता था CMA सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या होता था लिगैंड। इसमें Fe क्या है, डी ब्लॉक वाला ही तो है मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरे भाई क्या होता है CMA वगैरह मिलके ये लोग क्या कर लेते, देखो K4 FeCN का होल ऑफ 6, K3 FeCN का होल ऑफ 6, K2 Ni, ये निकल का है डी ब्लॉक है, Fe डी ब्लॉक है, Fe डी ब्लॉक है। तो इस तरीके से ये लोग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी करते हैं मेरे भाई। पूरी डिटेलिंग हमने कर दी है। ये वीडियो लगभग हो गई होगी 20-25 मिनट की, लेकिन इसकी PDF वगैरह लिखने में आपको काफी टाइम लगेगा, और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि खुद लिखा करो बैठ के मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर खुद लिखोगे, पेन चलाओगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा सर, ठीक है। तो ये है पूरी 3D सीरीज। इसी तरीके से आपके लिए हम लेके आएंगे 4D और 5D सीरीज, जो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। उसके अलावा आपके देखिए यहाँ पे काफी सारी ये PDF सारी पड़ी हुई है, अभी ही हम बनाने वाले हैं, तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अक्टूबर के खत्म होने तक आपकी कोशिश रहेगी 80 से 90% केमिस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो फिर टेंशन कैसी, मन लगा के पढ़ना है और जाके पेपर देना है जाके सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने केमिस्ट्री खत्म ही कर दी, उसकी फिजिक्स लगभग खत्म ही हो गई है। थर्ड की केमिस्ट्री बहुत तेजी से लपेट रहा है, थर्ड की फिजिक्स थोड़ी पीछे हो गई थी, अब उसे चलाएंगे मेरे भाई, और आने वाले 10-12 दिनों के अंदर ये सब कुछ कवर कर देंगे। फिफ्थ की जो फिजिक्स है उसके थोड़ा सा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और आज से लेकर कल तक उस पर भी वीडियो देने को है। ऐसा करते करते 15-20 दिन हो गए, लेकिन हाँ वीडियो आएगी। इसी चक्कर में हम इसे बहुत तेजी से करा रहे हैं, ताकि ये वाले टाइम को हम बचा के आपको फिजिक्स की क्लास भी दे पाएं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।